जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 44, चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 8 और इसमें हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 डिस्कस कर लिया था जो कि रिलेट कर रहा था टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग। इसमें हमने ये स्टडी किया कि जनरल मीटिंग की 3 टाइप्स हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उसमें हमने ये स्टडी किया कि ये मीटिंग्स कब होती हैं और इनमें कौन कौन सी आइटम डिस्कस होती है। तो पता चला हमें कि स्टैट्यूटरी मीटिंग कब होती है, विद इन 9 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और विद इन 180 days फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच एवर इज अर्लियर। और इस तरह एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है, विद इन फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 16 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 120 days फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड वंस इन ईच कैलेंडर ईयर। ये दोनों कंडीशन पूरी होना जरूरी है, 180 days वाले भी और वंस इन ईच कैलेंडर ईयर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब कंडक्ट होती है, जब भी जरूरत महसूस की जाए कि मेंबर्स की अप्रूवल लेने की जरूरत है किसी मैटर के ऊपर, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एनुअल जनरल मीटिंग दूर हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाई जा सकती है। स्टैट्यूटरी मीटिंग में क्या डिस्कस होता है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, हमने वो एलिमेंट्स पढ़े और उसकी ऑथेंटिकेशन वगैरह के बारे में स्टडी किया। फिर एनुअल जनरल मीटिंग में क्या डिस्कस होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस भी, स्पेशल बिजनेस भी, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में सिर्फ स्पेशल बिजनेस डिस्कस होता है। तो अब हम इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, उनको डिस्कस करते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। एक्सटेंशन जो है वो हर तरह की जनरल मीटिंग के लिए है, उसमें 30 days की एक्सटेंशन मिल सकती है आपको। अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो एक्सटेंशन कमीशन देगा और अनलिस्टेड है तो रजिस्ट्रार। वो हर तरह की कंपनी के लिए, हर तरह की मीटिंग के लिए। जी क्वेश्चन 1, व्हेन शुड स्टैट्यूटरी मीटिंग बी कंडक्टेड इन फॉलोइंग केसेस। आपने बताना है कि इन केसेस में स्टैट्यूटरी मीटिंग कब कंडक्ट होनी चाहिए। A public company was incorporated on 3rd January 2021 and was allowed to commence business from 25th April 2021. तो स्टैट्यूटरी मीटिंग का रूल क्या है, 9 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 180 days फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। दोनों को आपने कैलकुलेट करना है, क्योंकि डेट्स दी हुई है इसलिए कैलकुलेशन करना जरूरी है। इनकॉर्पोरेशन दी है 9 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्या बनेगा 2 अक्टूबर। 3 जनवरी है ना तो 2 अक्टूबर को खत्म होगा। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ना, 1 जुलाई को स्टार्ट होता है लेकिन खत्म 1 जुलाई को नहीं होता, 30 जून को होता है। तो उसी तरीके से 9 months 3 जनवरी और एंड होंगे 2 अक्टूबर। तो एक तो 2 अक्टूबर की डेट लिख ले कि 9 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 2 अक्टूबर बनता है। फिर इसके बाद कमेंस सितंबर बनता है कि अक्टूबर बनता है, भाई 1 मिनट है। आपके काउंटिंग के क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी गलत होती है ना, तो इसी वजह से होती है। ये जनवरी है ना, 3 जनवरी, 3 फरवरी को 1 महीना होगा, 2 फरवरी को, फिर 2 मार्च, 2 अप्रैल, 2 मई, 2 जून, 2 जुलाई, 2 अगस्त, 2 सितंबर और 2 अक्टूबर को 9 महीने होंगे, सितंबर को नहीं होंगे। क्योंकि 2 जनवरी को 1 महीना पूरा नहीं हुआ, 2 फरवरी को हुआ। ठीक है, फरवरी है दूसरा महीना लेकिन इस डेट के लिहाज से 1 महीना होगा 2 फरवरी। ठीक है, डेट लिख लिए, किधर लिखी है डेट, किधर लिख रही है, असाइनमेंट में तो जेल में करके आए थे, लिखो डेट। और 180 days फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है 25 अप्रैल। 180 days कब बनेंगे, काउंट कीजिए, 22 अक्टूबर। ये कैसे कैलकुलेशन की है, हाँ जी 25 अप्रैल। तो कैसे गिने, मैं आपको सिखाना भी चाह रहा हूं कि आपने किस तरीके से काउंट करना है। 25 अप्रैल है, 25, 30 दिन होते हैं, 25, 26, 27, 28, 29, 30। कैलकुलेटर पे ऐड करें 6, अप्रैल के महीने का 6 हो गए, प्लस मई के कितने डेज है 31, हाँ 31 ऐड करें, प्लस जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, 30 ऐड करके इक्वल करें, कितने दिन हो गए 120 हुए हैं, 129। कहां तक पहुंचे थे हम, अगस्त तक। सितंबर के ऐड कर ले 30, कितने हो गए 159, तो 180, तो 21 ऐड कर लें और 21, 80 हो जाए, हाँ 1 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। 21 बनती है, 22 बनती है, 21 भी ठीक, 22 भी ठीक है, 22 भी ठीक है, 21 भी ठीक है। ठीक है, वैसे वो 25 अप्रैल का दिन इंक्लूड करना चाहिए। 25 अप्रैल आपने 6 गिने हैं,
तो फिर कैसे फर्क आ गया एक दिन? 25 अप्रैल 5 नहीं गिनने, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अप्रैल 30 का होता है। यार क्या है, तू मेरा लेक्चर 10 मिनट लेट करवाओगे भाई, चुप करके। हाँ सुन, तो मैं कैलकुलेशन नहीं करनी। तो 22, 2 अक्टूबर और 22 क्या थी? 22 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर। तो 2 अक्टूबर तक स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। आगे चलते हैं बी। A public company was incorporated on 7 January 2021 and was allowed to commence business from 22 February 2021। इसमें भी इसी तरीके से कैलकुलेशन कीजिए। इनकॉर्पोरेशन में आपने क्या करना है? 9 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि बनेंगे 6 अक्टूबर लिख लीजिए, एक तो 6 अक्टूबर लिख लीजिए। फिर उसके बाद 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अगेन उसी तरह कैलकुलेट कीजिए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 7 दिन फरवरी के ऐड होंगे, फिर उस तरीके से ऐड करते जाए। 31, 31, फिर अप्रैल, फिर मई, जून, कैलकुलेशन कीजिए। तो 21 अगस्त की डेट आती है 180 डेज। तो 21 अगस्त और 7 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर। इस केस में 21 अगस्त तक स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 1A, Joint Limited JL was incorporated as a public company on 1st February 2018 and was authorized by the registrar to commence business from 1st April 2018. The board of directors is divided on the issue of holding first general meeting। ये फर्स्ट जनरल मीटिंग को अंडरलाइन कीजिए। ये अल्फाज ने स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया। ये फर्स्ट जनरल मीटिंग है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं है। फर्स्ट जनरल मीटिंग कौन सी होती है? स्टैट्यूटरी मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ होल्डिंग फर्स्ट जनरल मीटिंग यानी स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर। 2 directors are of the view that the meeting should be held on 30th December 2018, whereas majority of the directors want to hold it on 30th October 2018. In the light of provisions of Company Act 2017, explain whether you agree with the proposal of the majority of directors or the other 2 directors. अब हमने कैलकुलेट करना है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग कब कंडक्ट होनी चाहिए। डेट्स कैलकुलेट करेंगे और जो डेट आएगी उसके मुताबिक देखेंगे कि कौन से वाले डायरेक्टर्स का प्रपोजल जो है वो सही है। तो अगेन वही रूल, स्टैट्यूटरी मीटिंग कब कंडक्ट होती है? 9 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इनकॉर्पोरेशन है 1 फरवरी को, तो 9 months के लिहाज से बनेंगे फरवरी एंड मार्च एंड अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर एंड यानी 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर तक की डेट होनी चाहिए। 31 अक्टूबर, अक्टूबर के 31 दिन होते हैं। 31 अक्टूबर तक 9 months बनेंगे 31 अक्टूबर को। इसके बाद एक इसको लिख लीजिए। फिर इसके बाद 180 फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हुआ है 1 अप्रैल। अब इसमें हमने दिन गिनने हैं, तो अप्रैल के महीने में कितने दिन है? 30 ऐड करते जाए, 30 मई में 31 ऐड 31, जून, फिर जुलाई में ऐड करें, जुलाई में कितने हैं दिन? 31, अगस्त के 30, अगस्त के कितने? 28 पे 180 डेज पूरे हो जाते हैं। 27 पे पूरे होते हैं। हाँ 27 अगस्त। 27 अगस्त तो पहले कौन सी 9 months की कौन सी डेट निकली थी? 31 अक्टूबर और 27 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे 27 सितंबर की डेट आएगी। भैया शोर ना मचाया करें। नहीं, इससे ना टाइम ज़ाया होता है और जो कंसेप्ट समझ आ रहे होते हैं ना वो भी कंफ्यूज, मैं खुद कंफ्यूजन का शिकार हो जाता हूँ। शोर ना मचाया करें। किसी एक स्टूडेंट को मसला है तो वो मुझे बता दीजिए, जी मेरे भाई क्या प्रॉब्लम है। तो हमने इनकॉर्पोरेशन से जो 9 months वाला रूल है उसके मुताबिक जो डेट कैलकुलेट की थी वो कौन सी डेट थी? 31 अक्टूबर। और जो 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से डेट 27 सितंबर। तो विच एवर इज अर्लियर? 27 सितंबर वाला। तो यहाँ पे कौन से वाले डायरेक्टर्स ठीक कह रहे हैं? दोनों गलत है, दोनों गलत है। ठीक है, बल्कि ये मीटिंग कब तक कंडक्ट होनी चाहिए? 27 सितंबर तक। जी ये क्लियर? जी पूछिए क्या क्वेश्चन? लीप ईयर आ जाए। देखिए नॉर्मली लीप ईयर में भी अगर आप 28 दिन कैलकुलेट करते हैं वो आपको गलत नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपकी कैलकुलेशन देखनी है। अगर लीप ईयर होगा तो आपको बता देगा ये लीप ईयर है, जो कि ऐसा उसने कभी नहीं किया, ना ही आइंदा करेगा। वो सिर्फ आपकी कैलकुलेशन देखना चाहता है कि कौन सी वाली कैलकुलेशन आप मंथ्स में करते हैं और कौन सी कैलकुलेशन आप डेज में करते हैं। उसे सिर्फ ये देखना है। हमने इनकॉर्पोरेशन 9 months वाली जो कैलकुलेशन है वो मंथ वाइज चलना है, और जो 180 डेज वाली कैलकुलेशन है वो डेज वाइज चलना है। वो सिर्फ इस चीज का ध्यान रखिए आप।
ठीक है, बाकी कोई एक आधा दिन आगे पीछे हो जाए, डेज की कैलकुलेशन है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, व्हाट वुड बी योर ओपिनियन इन फर्स्ट अबाउट इफ द डायरेक्टर्स वांट टू होल्ड फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 25 सितंबर 2018? क्योंकि 27 सितंबर तक आप स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। अगर 25 सितंबर को फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर लेते हैं तो फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2, Karachi Telecommunication Private Limited KTL was incorporated on 1st March 2009 under the Companies Act 2017. Its director have decided to hold the first annual general meeting. टाइप मैंने बताया था लॉ के क्वेश्चन में टाइप ऑफ मीटिंग, टाइप ऑफ कंपनी, ये बहुत अहम होते हैं। यहाँ लीजिए कि टाइप ऑफ कंपनी प्राइवेट कंपनी है और फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की बात कर रहा है ऑन अगस्त 10, 2010 for placing first audited financial statement for the period ended March 31st, 2010 for approval. ठीक है, अच्छा ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी ईयर एंड होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब से कब तक की बनेगी? फर्स्ट डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके ईयर एंड तक, जिसके बाद कंपनी एजीएम कंडक्ट करवा रही है। तो यहां पे ईयर एंड इसका 31 मार्च है, लेकिन देखिए इसके पास पहली जनरल मीटिंग के हवाले से 2 ऑप्शन होती हैं, जो मैं भी आपके साथ ना जनरल मीटिंग के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसेप्ट इसमें ऐड करवा रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉर्मली जो प्रिपेयर होती हैं वो 1 साल के लिए होती है, यानी 12 मंथ पीरियड। लेकिन फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं इनमें चूंकि एग्जैक्टली 1 साल पूरा हो ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर कंपनी का ईयर एंड है 31 दिसंबर और कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अक्टूबर को, तो कंपनी के पास ऑप्शन है कि या तो पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर यानी 3 महीनों की बना लें, या पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 अक्टूबर 2010 से लेके 31 दिसंबर 2011 तक 15 मंथ की बना लें। क्योंकि जो पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, ये 12 महीनों की हो लाजमी नहीं है, या तो आपको शॉर्टर पीरियड की बनानी पड़ेगी या लॉन्गर पीरियड की। लॉ ने इसकी इजाजत दी हुई है। लॉ कहता है जब आपका फर्स्ट एजीएम का प्लान हो ना, अगर आपका फर्स्ट एजीएम का प्लान है 3 महीने गुजरने के बाद ही 4th 5th महीने में, तो फिर आप 3 महीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लें और फर्स्ट एजीएम में वो प्रेजेंट कर दें। लेकिन अगर आपका फर्स्ट एजीएम को लेट करने का प्रोग्राम है, यानी आपने 12, 13, 14, 15 महीनों के बाद एजीएम कंडक्ट करवानी है, तो फिर उस सूरत में बेहतर क्या है कि आप एक्सटेंडेड पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। यहां पे जो उसने ऑप्शन सेलेक्ट किया देखिए, नोट कीजिए, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 मार्च 2009 को, ईयर एंड है 31 मार्च। अब इसके पास एक ऑप्शन तो ये थी कि 31 मार्च 2009 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग बना ले 1 महीने की, और फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ले। एक ऑप्शन ये भी थी, ये भी बिल्कुल ठीक होता। और दूसरी ऑप्शन क्या उसने एक्सरसाइज की है, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2010 13 महीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 साल की होती है, 11 महीने या 13 महीनों की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती। लेकिन चूंकि ये फर्स्ट सेट है, इसलिए इसमें उसने इजाजत दी हुई है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कम 12 महीनों से कम या 12 महीनों से ज्यादा पीरियड की बना सकते हैं। इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ आ रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम वापस अपने रूटीन के कंसेप्ट की तरफ आते हैं कि जनरल मीटिंग कंडक्ट करने में प्रॉब्लम है कि नहीं। वो कह रहा है 1 मार्च को इनकॉर्पोरेट हुई, तो फर्स्ट जनरल मीटिंग कब कंडक्ट करवानी चाहिए? ये फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है विद इन 16 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 मार्च है, 16 मंथ से क्या हो गया? 1 मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक, 30 जून 2010 तक फर्स्ट एजीएम कंडक्ट करवाई जा सकती है। कमेंट ऑन दैट। तो उसने कब डिसीजन किया है? उसने 10 अगस्त। चले हम इसमें एक्सटेंशन वाला पॉइंट भी डाल देते हैं कि 30 जून तक। नहीं, एक्सटेंशन अनलिस्टेड कंपनी के लिए भी है। एक्सटेंशन लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों के लिए है। फर्क सिर्फ यह है कि एक्सटेंशन देगा कौन। लिस्टेड कंपनी के केस में एक्सटेंशन कमीशन देगा और अनलिस्टेड केस में रजिस्ट्रार। तो इसमें असूली तौर पे 16 मंथ्स एंड यानी 30 जून 2010 तक एजीएम कंडक्ट होनी चाहिए। लेकिन फर्ज कीजिए अगर एक्सटेंशन 30 दिन की दे भी दी जाए तो ये 30 जुलाई तक मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकती है एजीएम। 30 तो प्राइवेट कंपनियां तो हाँ, देखिए जो रूल अनलिस्टेड कंपनी का होता है ना, वही रूल प्राइवेट कंपनी पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी भी एक तरह से अनलिस्टेड ही है। ठीक है, वैसे अनलिस्टेड का वर्ड नॉर्मली पब्लिक कंपनी के साथ इस्तेमाल होता है। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि लीगली स्पीकिंग अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है, अनलिस्टेड या लिस्टेड। प्राइवेट कंपनी बाय डिफॉल्ट हमेशा अनलिस्टेड ही होगी, लेकिन जो प्रोविजन अनलिस्टेड पे अप्लाई होती हैं वो प्राइवेट कंपनी, अनलेस के प्राइवेट कंपनी की लादा से कोई प्रोविजन बताई गई हो।
तो इसीलिए जो एक्सटेंशन वाला रूल है वो एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एक्सटेंशन हासिल कर सकती है, प्राइवेट कंपनी भी एक्सटेंशन हासिल कर सकती है। तो इसमें एजीएम मैक्सिमम कब तक 30 जुलाई तक एक्सटेंड हो सकती है। 10 अगस्त को इन एनी केस ये डिसीजन डायरेक्टर ने गलत किया है। इवन एक्सटेंशन भी ले ले तो फिर भी 10 अगस्त से पहले खत्म होती है एक्सटेंशन। ठीक है, तो आप इसमें पहले 16 मंथ्स लिख के वो डेट लिख दें, फिर 30 डेज के एक्सटेंशन लिख के वो डेट लिख दें, फिर कमेंट करें। क्लियर ये क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये आपको फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने पीरियड की होगी ये कंसेप्ट समझ आ गया? वो लाजमी नहीं है कि 12 महीने का हो, वो कम भी हो सकता है और ज्यादा का भी हो सकता है। ये कंसेप्ट समझ आ गया? फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेस देन 12 मंथ्स की भी हो सकती है, मोर देन 12 मंथ्स की भी। Question 3. ABC Limited is incorporated on 1st April 2010 and it's opt for a financial year end of 30 June every year. What is the latest time by which it is required to conduct its first AGM? First AGM कब इसे conduct करवानी चाहिए? 16 months from date of incorporation, जो क्या बनेगी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई 31 जुलाई, मंथ वाइज चल रहे हैं ना, तो ये 31 जुलाई बनेगा। Assume it conducts AGM on 20 जुलाई 2011. What is the latest time by which it is required to conduct the second AGM? अब second AGM का रूल क्या है? 120 days from close of financial year and once in each calendar year. अब close of financial year 30 जून है, तो 30 जून 2011 को इसका क्लोज हुआ फाइनेंशियल ईयर, और इसके बाद 120 डेज कब बनते हैं? जुलाई के 31, अगस्त के कितने हैं? 31, सितंबर के 30, क्या जवाब है? हाँ, बाकी 28 बनते हैं, 28 अक्टूबर। तो इसका मतलब है, और ये वंस इन ईच कैलेंडर ईयर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वंस इन ईच कैलेंडर ईयर ही बन रही है। यानी सेकेंड ईयर कब एंड होगा? 30 जून 2012 को, और उसकी एजीएम कब कंडक्ट होगी? 28 अक्टूबर 2012 तक। 28 सेकेंड एजीएम कब तक कंडक्ट कराई जा सकती है? 28 अक्टूबर 2012 तक। और आपने ये नोट कर लिया कि हमने डेज को कैसे कैलकुलेट किया, इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, XYZ Limited is incorporated on 1st November 2010 and it opts for a financial year end of 30 September every year. 30 सितंबर उसने सेलेक्ट किया। What is the latest time by which it is required to conduct its first AGM? 16 months from date of incorporation। शाबाश, तो ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 सितंबर है। 16 मंथ्स कब बनेंगे? अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट है, ये ना समझिएगा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 16 मंथ्स फर्स्ट एजीएम है, फर्स्ट एजीएम है कि फर्स्ट जनरल मीटिंग है? फर्स्ट एजीएम है। 16 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो सितंबर का पूरा महीना गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 31 दिसंबर 2011 तक फर्स्ट एजीएम कंडक्ट करवाई जा सकती है। कोई प्रॉब्लम? एग्री करते हैं? 31 दिसंबर 2011 तक। फिर एज्यूम इट कंडक्ट्स एजीएम ऑन 1 नवंबर 2011, 1 नवंबर 2011 को कंडक्ट हुई। व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम बाय व्हिच इट इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट इट्स सेकंड एजीएम? अब सेकंड फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? 30 सितंबर 2012 को। तो इसका मतलब है अब हमने रूल जो अप्लाई करना है सब्सिक्वेंट एजीएम का 30 सितंबर 2012 से करना है। ये समझ आ रही है? 30 सितंबर 2012, 120 डेज कब बनते हैं? 28 जनवरी 2013 तक। नहीं, 120 डेज भाईजान 28 जनवरी 2013। सुन लें, अगर ईयर एंड 30 सितंबर 2012 हो, फिर सुने, अगर ईयर एंड 30 सितंबर 2012 हो, अगर ईयर एंड 30 सितंबर 2012 हो, तो 120 डेज बनेंगे 28 जनवरी 2013। लेकिन जनवरी में नहीं जा सकते, क्योंकि लॉ ने कहा है वंस इन ईच कैलेंडर ईयर एजीएम कंडक्ट करवानी है। इसका मतलब है ये एजीएम 28 सेकेंड एजीएम 28 जनवरी 2013 तक नहीं, बल्कि 31 जनवरी 2012 तक कंडक्ट करवाई जाएगी। 31 दिसंबर 2012, सॉरी जनवरी निकल गया मेरे मुंह से। 31 दिसंबर 2012 तक कंडक्ट करवाई जाएगी। 31 दिसंबर 2012 तक कंडक्ट करवाई जाएगी। ये इसका मतलब है जब कभी फाइनेंशियल ईयर एंड 30 सितंबर या उसके बाद वाला होगा ना, तो वंस इन ईच कैलेंडर ईयर प्रॉब्लम करेगा। और अगर ईयर एंड 30 सितंबर से पहले है तो फिर वंस इन ईच कैलेंडर ईयर प्रॉब्लम नहीं करेगा। ईयर एंड 30 जून में हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगस्त एंड पे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सितंबर एंड पे ईयर एंड होता है ना, फिर 120 डेज की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर 120 दिन अगले साल जाके पूरे हो रहा है और वंस इन ईच कैलेंडर ईयर वायलेट हो जाता है।
तो याद रखिए एग्जाम में जब कभी ईयर एंड उसने सितंबर या उसके बाद का दिया हो, 30 सितंबर उसके बाद, तो वंस इन ईच कैलेंडर ईयर की प्रॉब्लम आएगी। वंस इन ईच कैलेंडर की प्रॉब्लम कब आती है? जब ईयर एंड 30 सितंबर या उसके बाद वाला। क्वेश्चन 4 क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस टू द फॉलोइंग प्रोविजन एज स्पेसिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। एवरी कंपनी शैल, एक्सेप्शन बताना, याद रखिए ये कंपनीज एक्ट का एक तरीकाकार है लॉ का क्वेश्चन पूछने का, कि वो आपको कोई ना कोई लीगल प्रोविजन देता है और कहता है कि इसके एक्सेप्शंस बताइए। ठीक है, आपने इससे पहले इस तरह की और भी बहुत से क्वेश्चन शायद किए होंगे प्रैक्टिस, कि जिसमें वो कोई लॉ का रूल बताता है और कहता है कि क्या करें, या तो कहता है कि इसके एक्सेप्शन बताएं, या कहता है बताइए ये कंपनीज एक्ट के मुताबिक है कि नहीं है। एक्सेप्शन एवरी, अब यहां पे हमने एक्सेप्शन बतानी है। एवरी कंपनी शैल होल्ड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग विद इन ए पीरियड ऑफ 120 डेज फॉलोइंग द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड वंस इन ईच कैलेंडर ईयर। जी बताइए, इसकी दो एक्सेप्शंस हैं। एक, सिंगल मेंबर कंपनी के लिए एजीएम कंडक्ट करवाना लाजमी नहीं है, और दूसरा एक्सटेंशन नहीं जा सकती है। याद रखिए जो एक्सटेंशन है ये भी एक तरह से एक्सेप्शन है ना, क्योंकि ये रूल से बाहर चली जाती है। क्लियर दोनों? नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म स्पेशल बिजनेस विद रेफरेंस टू द कंपनी 2017, गिव एट लीस्ट 2 एग्जांपल्स। स्पेशल बिजनेस कौन सा है? शाबाश, एवरी बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, और ऑर्डिनरी बिजनेस की एग्जांपल देनी है। अच्छा, ये ऑर्डिनरी बिजनेस की एग्जांपल्स जो हैं ये स्पेशल बिजनेस की एग्जांपल्स नहीं है। स्पेशल बिजनेस की 2 एग्जांपल्स हमने अलग से देनी है। ये ऑर्डिनरी बिजनेस की एग्जांपल्स जो हैं ये डेफिनेशन का हिस्सा है, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, तो स्पेशल बिजनेस को डिफाइन करते क्या लिखा है? एवरी बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। और ऑर्डिनरी बिजनेस कौन से हुए? कौन से? कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, कंसीडरेशन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स और अप्रूवल ऑफ डिविडेंड। ये 6 केस। और 2 एग्जांपल स्पेशल बिजनेस के दीजिए। अल्टरेशन इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी। शाबाश। Question 7, Unique Limited is due to hold its first annual general meeting, first general meeting नहीं, first annual general meeting on 20 April 2018. Under the provisions of Companies Act 2017, advise the directors with regard to types of business which would be deemed to be special business, and also discuss additional formalities which are required to be complied with in respect of notice containing special business. ये जो additional requirements है ना, ये हमारा learning objective 4 है। इसको थोड़ा सा पेंडिंग करते हैं। ये क्वेश्चन आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये आधा क्वेश्चन आप अभी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आधा क्वेश्चन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 के बाद करेंगे। अभी कौन सा हिस्सा अटेम्प्ट कर सकते हैं कि आपने बताना है टाइप ऑफ बिजनेस, एजीएम में कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस कंडक्ट किया जाता है, ऑर्डिनरी और स्पेशल, और कौन सा बिजनेस स्पेशल बिजनेस अज्यूम किया जाएगा। ये वही 6 एग्जांपल, इनके अलावा कोई भी बिजनेस स्पेशल है। अब स्पेशल, अगर एनुअल जनरल मीटिंग में, इसका मतलब है ऑर्डिनरी बिजनेस में कंडक्ट किया जाता है, स्पेशल बिजनेस में, लेकिन स्पेशल बिजनेस कंडक्ट किया जाना हो उसकी कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। स्पेशल बिजनेस कंडक्ट किया जाना तो उसके वो हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में पढ़ेंगे, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। क्लियर हो गया? चलिए, ये हमारे क्वेश्चंस थे असाइनमेंट के। जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा हु कैन कॉल जनरल मीटिंग। अच्छा, जनरल मीटिंग किसी भी किस्म की हो, वो कॉल करते हैं डायरेक्टर्स। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो डायरेक्टर्स के पास है। हालांकि नोट कीजिए, मीटिंग है मेंबर्स की, कॉल डायरेक्टर करेंगे तो होगी, वरना मीटिंग नहीं होगी। डायरेक्टर्स करेंगे तो स्टैट्यूटरी मीटिंग डायरेक्ट कब होगी, कहां पे होगी, किस दिन होगी, ये सारा फैसला कौन करेंगे? डायरेक्टर्स। एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी, कहां होगी, किस दिन होगी, कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्टर्स। तो जनरल मीटिंग चाहे, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी, अगर डायरेक्टर समझते हैं कि किसी शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत है तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में भी डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। इसका मतलब अगर एनुअल जनरल मीटिंग डायरेक्टर्स डिसाइड नहीं कर रहे, क्या मेंबर्स खुद से एनुअल जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।
डायरेक्टर्स कॉल करेंगे तो होगी, वरना एनुअल जनरल मीटिंग नहीं। स्टैट्यूटरी मीटिंग पीरियड गुजर रहा है, डायरेक्टर स्टैट्यूटरी मीटिंग कॉल नहीं कर रहे, मेंबर खुद से कॉल करना चाहे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में उन्हें एक ऑप्शन दी गई है, वो मेंबर्स कॉल कर सकते हैं, वरना जो स्टैट्यूटरी मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग है ये मेंबर्स कॉल डायरेक्टर चाहे कंडक्ट नहीं भी करवा रहे फिर भी मेंबर्स कॉल नहीं कर सकते। फिर मेंबर क्या कर सकते हैं वाला, अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग का या एनुअल जनरल मीटिंग का मामला है तो डायरेक्टर्स फिर कमीशन को शिकायत लगाते हैं कि सर ये डायरेक्टर्स देखिए हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं लेकिन ये स्टैट्यूटरी मीटिंग या एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं करवा रहे। कमीशन फिर ऑर्डर करेगा, खुद से मेंबर स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट नहीं करवा सकते, एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं करवा सकते, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में उन्हें इजाजत है वो एक सिचुएशन में कंडक्ट करवा सकते हैं। तो मेन कंसेप्ट हमारा हु कैन कॉल जनरल मीटिंग। अगर मैं आपसे कहूं लंबी चौड़ी बात छोड़े सिर्फ एक लफ्ज में बताइए हु कैन कॉल जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग को, अच्छा यहां पे ये नहीं लिखा हु कैन अटेंड जनरल मीटिंग, अगर मैं लिखूं हु कैन अटेंड जनरल मीटिंग तो वो कंसेप्ट बदल जाएगा, वो मेंबर्स भी कर सकते हैं और डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं। ये है कंसेप्ट हु कैन कॉल जनरल मीटिंग। तो सबसे पहला डायरेक्टर्स, जनरल रूल के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कब जनरल मीटिंग कॉल करनी है, ये क्लियर। दूसरा, अगर मेंबर्स चाहें, अगर मेंबर्स चाहें, अच्छा ये याद रखिए डायरेक्टर्स स्टैट्यूटरी मीटिंग भी कॉल कर सकते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग भी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग तो हमेशा डायरेक्टर्स कॉल करेंगे वरना नहीं होगी, एनुअल जनरल मीटिंग हमेशा डायरेक्टर कॉल करेंगे वरना नहीं होगी, अनलेस के मेंबर्स इनमें डिले आ रहा है और मेंबर्स ने शिकायत लगा दी कमीशन को, फिर कमीशन ऑर्डर पास करेगा, डायरेक्टर्स को मीटिंग करवानी पड़ेगी, मेंबर्स नहीं कंडक्ट करवा सकते किसी भी केस में। लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है ये डायरेक्टर्स भी कंडक्ट करवा सकते हैं और अगर जरूरत पड़े तो मेंबर्स भी। मेंबर्स के लिए कुछ कंडीशन है, मेंबर्स को जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। किस केस में, अगर 10% मेंबर्स, कंपनी का अगर शेयर कैपिटल है तो 10% वोटिंग पावर वाले लोग, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 10% मेंबर्स ये रिटन फॉर्म में एक रिक्विजिशन साइन करें और सबमिट करो जिसमें मकसद लिखा हो कि स्पेशल जो इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवानी है किस पर्पस के लिए करवानी है, तो मेंबर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मेंबर्स के कहने पे डायरेक्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं। क्लियर हुई है बात? नहीं हुई? मुझे ये बताइए कि टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग कितनी है? 3, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग कौन कॉल कर सकता है? डायरेक्टर। और अगर डायरेक्टर्स विद इन प्रेस्क्राइब टाइम कॉल नहीं करते मीटिंग को, डिफॉल्ट करते हैं, तो फिर कमीशन मेंबर्स ने। एनुअल जनरल मीटिंग कौन कॉल करेगा? और अगर डायरेक्टर प्रेस्क्राइब टाइम में कॉल नहीं करते, डिफॉल्ट करते हैं होल्डिंग में, तो फिर कमीशन। मेंबर्स कॉल नहीं कर सकते। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ये डायरेक्टर्स भी कॉल कर सकते हैं, मेंबर्स भी कॉल कर सकते हैं। मेंबर्स अगर कॉल करना चाहते हैं, इसका रूल क्या है? 10% वोटिंग पावर होनी चाहिए उनके पास, या अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर नहीं है तो उस सूरत में 10% मेंबर, यानी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो 10% मेंबर्स रिटन फॉर्म में एक रिक्विजिशन सबमिट करवाएं कंपनी के पास जिसमें वो बताएं कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाना चाहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाना चाहते हैं। तो वो अच्छा प्रोसीड फिर भी डायरेक्टर्स ही करेंगे, कॉल फिर भी डायरेक्टर्स ही करेंगे, लेकिन अब वो मोशन किसकी तरफ से है? मेंबर्स की तरफ से। अच्छा एक फर्क आपको बताऊं, एक कंसेप्ट था कि मेंबर्स कोई रेजोल्यूशन ऐड करवा सकते हैं, एक कंसेप्ट है मेंबर मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। दोनों में क्या फर्क है? कौन से वाला ज्यादा स्वेयर एग्जांपल है? मीटिंग, पूरी की पूरी मीटिंग मेंबर्स के कहने पे हो रही है, इसीलिए इसमें उसने लॉ ने परसेंटेज बढ़ा के 10% रखी है। लेकिन जो रेजोल्यूशन ऐड करवाना था वो निस्बतन कम स्वेयर केस था, उसमें लॉ ने परसेंटेज 5% रखी है कि कोई 5% का शेयर होल्डर भी रेजोल्यूशन ऐड करवा सकता है जो मीटिंग में पास हो। मेरी बात समझ आई? चलिए फिर वापस आते हैं कंसेप्ट के ऊपर। जनरल मीटिंग कौन कॉल कर सकता है? डायरेक्टर्स। हर मीटिंग डायरेक्टर्स स्टैट्यूटरी मीटिंग भी कॉल कर सकते हैं, एजीएम भी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी।
जबकि मेंबर सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर सकता है, वो भी 10% मेंबर। अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो 10% वोटिंग पावर वाले मेंबर, शेयर कैपिटल नहीं है तो तादाद में, नंबर में, गिनती में 10% मेंबर्स। कंपनी को रिटर्न फाइल सबमिट करवाएंगे, रिक्विजिशन साइन करेंगे, और उस रिक्विजिशन के अंदर मकसद भी होगा किस मकसद के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल की जा सकती। क्या मकसद लिखा होगा उसमें, कोई एक मकसद बता दे, क्या लिखा होगा? अप्रूवल ऑफ डिविडेंड, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या लिखा होगा? रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, शाबाश। स्पेशल बिजनेस, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, स्पेशल बिजनेस के लिए ही होगी। अच्छा, डायरेक्ट जब मेंबर्स रिक्विजिशन कॉल करना, 10% मेंबर्स रिटर्न फॉर्म में रिक्विजिशन सबमिट करवा दें जिसमें मकसद भी लिखा हो, तो डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि डायरेक्टर्स विद इन 21 डेज नेसेसरी स्टेप्स लेंगे मीटिंग्स को कंडक्ट करवाने के लिए। यहाँ पे 21 डेज का ये मतलब नहीं है कि जब रिक्विजिशन मेंबर सबमिट करवाएंगे तो 21 दिन के अंदर अंदर मीटिंग कंडक्ट होगी, नहीं, ये मतलब नहीं है। 21 दिन के अंदर अंदर मीटिंग्स को कंडक्ट करवाने के लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी यूं समझिए कि मीटिंग बाद में होगी, उसका नोटिस 21 दिन के अंदर अंदर इशू कर दिया जाएगा, तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। और अगर 21 दिन के अंदर डायरेक्टर्स तैयारियां शुरू नहीं करते तो फिर क्या करें? नहीं, डायरेक्टर्स को निकालने की तैयारी नहीं करनी, डायरेक्टर्स को निकालना नहीं है, मेंबर्स खुद से चाहें तो फिर जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं। ये वाहिद एक्सेप्शनल सिचुएशन है जिसमें मेंबर्स भी जनरल मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। इसी सिचुएशन को सामने रखते हुए ये कंसेप्ट ऐड किया गया कि नॉर्मल रूल क्या है, मीटिंग कौन कॉल करता है? जनरल मीटिंग, डायरेक्टर। वो कौन सा केस है जिसमें मेंबर जनरल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं? अगर मेंबर्स ने 10% मेंबर्स या 10% वोटिंग पावर वाले मेंबर्स ने रिटर्न रिक्विजिशन फाइल की है, साइंड है, मकसद भी लिखा हुआ है, वो कंपनी को फाइल की है, तो कंपनी के डायरेक्टर्स विद इन 20 डेज प्रोसीड नहीं करते, विद इन 21 डेज प्रोसीड नहीं करते, तो मेंबर्स खुद से मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करेंगे जिसमें वो रेजोल्यूशन पास करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करने की। क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का फेवरेट था, इसीलिए उन्होंने 21 दिन के अंदर कोई स्टेप्स नहीं लिए। मेंबर खुद से स्टेप्स लेके, यानी खुद से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करेंगे और रेजोल्यूशन पास करेंगे। क्या ये रेजोल्यूशन इफेक्टिव होगी? लेकिन ये कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं हो रही मीटिंग, फिर भी वैलिड है, फिर भी वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। डायरेक्टर्स ने इंतजामात नहीं किए, डायरेक्टर्स की गलती थी। अच्छा, यहां पे एक जेहन में रखे, अभी ना तसल्ली नहीं हुई हमारी, हम मेंबर्स हैं, हमारे, हालांकि हमारा काम हो गया। हमारा काम कैसे हो गया? हमने विद इन 21 डेज उसने स्टेप्स नहीं लिए, हमने अगले 10, 15, 20, 25, 30 दिन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट कर ली, उसमें रेजोल्यूशन पास कर ली, रेजोल्यूशन बिल्कुल वैलिड है, इफेक्टिव है, हमारा मकसद पूरा हो गया। लेकिन अभी तसल्ली नहीं हुई, क्यों भला? हमने कहा भाई जो डायरेक्टर्स का फॉल्ट है, जिसने हमारे कहने पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाई, उसको सजा भी तो मिलनी चाहिए। अगर ये डायरेक्टर्स मीटिंग कंडक्ट करवाते ना तो हमारे पैसे अपनी जेब से ना लगते, वो कंपनी खुद जाहिर है रिस्पॉन्सिबल है मीटिंग कंडक्ट करवाने के लिए। अब पैसे हमारी जेब से लगे तो क्या मेंबर्स ये पैसे रिकवर करवा सकते हैं? यस, कमीशन ऑर्डर करेगा क्या कि पैसे दो, कंपनी को कहेगा पैसे दो, और फिर कंपनी किसको पैसे दो? मेंबर। और फिर कमीशन ये भी कहेगा पैसे लो, पैसे लो। किससे पैसे लो? डायरेक्टर से। किन डायरेक्टर से? जिनका फॉल्ट था मीटिंग कंडक्ट नहीं हुई, उनकी वो नहीं पैसे देते ना, उनकी तनख्वाह में से काटो, रेम्यूनरेशन में से काटो। लेकिन पैसे क्योंकि उनका कसूर है, तो जिसका कसूर हो सजा उसको मिलनी चाहिए। मेंबर्स का क्या कसूर है? उनके थोड़ी जेब से पैसे खर्च होने चाहिए। हाँ, अगर मेंबर्स रेजोल्यूशन सबमिट करवाने के 90 दिन के अंदर अंदर मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाते तो फिर वो एक्सपायर हो जाएगी। अगर मेंबर्स मीटिंग कंडक्ट करवाना चाहते हैं लेकिन वो ये जो रिटर्न रिक्विजिशन है ये फाइल करने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर मीटिंग कंडक्ट करवाना लाजमी है। समझ आई बात? मेंबर्स ने रिक्विजिशन जमा करवाई, आज महीने तक डायरेक्टर ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, मेंबर्स क्या कर सकते हैं? वो खुद मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं जिसके एक्सपेंसिव रिकवर करवाए जाएंगे कंपनी और डायरेक्टर से। और अगर वो खुद भी मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाते 3 महीने तक, तो 90 दिन गुजरने के बाद ये जो रिटर्न जो रिक्वेस्ट है, रिक्विजिशन है,
एक्सपायर हो जाएगी, फिर ये दोबारा से एक्विजिशन कंपनी को जमा करवानी होगी। डायरेक्टर्स पता चल गया, क्या पता चला डायरेक्टर का? क्या डायरेक्टर्स मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं नॉर्मली। मेंबर्स का पता चल गया, क्या पता चला मेंबर का? मेंबर्स नॉर्मली मीटिंग जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाते, लेकिन अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, 10% मेंबर्स या 10% वोटिंग पावर वालों ने रिटन फॉर्म में रिक्वेजिशन फाइल की हो जिसमें ऑब्जेक्टिव बताया हो, और इसके बावजूद 21 डेज में डायरेक्टर प्रोसीड नहीं करते। 21 डेज वाली बात पहले बतानी है, 90 डेज वाली बाद में आएगी। 21 डेज में डायरेक्टर प्रोसीड नहीं करते तो मेंबर्स खुद से 90 डेज के अंदर मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं, वरना 90 डेज के बाद ये। और यहीं पे आपका फेवरेट क्वेश्चन जो हमेशा हर कंसेप्ट जहां पे डेज आते हैं आप पूछते हैं, पूछे। हाँ जी, वो 90 डेज जब हमने ये रिक्वेजिशन सबमिट करवाई तब से स्टार्ट होंगे या जब ये 21 दिन एक्सपायर होंगे तब से? लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, शाबाश शाबाश। विद इन 90 डेज ऑफ रिक्वेजिशन, विद इन 90 डेज ऑफ रिक्वेजिशन, यानी हाँ असल में मेंबर्स के पास 90 दिन नहीं है बल्कि 90 - 21 डेज है। जी बिल्कुल। तो ये और एक्सपेंसेस टू बी रीपेड बाय कंपनी, ये समझ आ गया। कमीशन भी मीटिंग कॉल कर सकता है क्या? यस। अगर डिफॉल्ट किया, डायरेक्टर्स डिफॉल्ट करें कोई भी मीटिंग होल्ड करने में, अगर डायरेक्टर्स डिफॉल्ट करें, अब देखें जैसे चलें एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को तो थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग है, टाइम गुजर गया, डायरेक्टर्स मीटिंग कंडक्ट नहीं कर रहे, मेंबर्स खुद से मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, तो मेंबर क्या करें? कमीशन को शिकायत लगाएं, कमीशन ऑर्डर इशू करेगा डायरेक्टर्स को कि मीटिंग कंडक्ट करवाओ। और ना सिर्फ ये कि कमीशन ये ऑर्डर कर सकता है कि मीटिंग कंडक्ट करवाओ, बल्कि ये भी ऑर्डर कर सकता है कि मीटिंग चलेगी, कंडक्ट कैसे होगी, यानी मीटिंग में कोरम कितना होगा। कमीशन में आल्सो गिव एडिशनल डायरेक्शन। एडिशनल डायरेक्शन का मतलब क्या है कि मजीद रिक्वायरमेंट्स मीटिंग से रिलेटेड वो भी कमीशन अनाउंस कर सकता है कि कोरम क्या होगा। कमीशन कह सकता है कि ये मीटिंग कंडक्ट करवाओ, अगर कोई भी बंदा नहीं आता ना और 2 बंदे भी आ जाते हैं वो भी कोरम हो जाएगा। 2 बंदे भी मीटिंग में आ गए तो भी कोरम हो जाएगा। कोरम पता क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जो मीटिंग में होना जरूरी है ताकि मीटिंग कंडक्ट हो जा सके। क्यों नहीं पता आपको? आपने डायरेक्टर्स का कोरम नहीं पढ़ा था हमने मीटिंग में, डायरेक्टर्स का कोरम। अच्छा, जनरल मीटिंग का कोरम नहीं पढ़ा हुआ और डायरेक्टर्स का तो पढ़ा हुआ है। डायरेक्टर्स का कोरम क्या है? डायरेक्टर्स की मीटिंग तो आपको नहीं, उनको मारा, उनको देख के आपने फील नहीं करना और आपने फील करना है। बताइए क्या है डायरेक्टर्स की मीटिंग का कोरम क्या है? तो छुट्टी बताइए ले क्या है? 3/4 और 74 विच एवर इज हायर। 74 नहीं है तो 3/4 भी तो नहीं है। 1/3 सर। 3/4 मैं गलती करूं तो मेरे मान मेरे खुद क्या था कोरम? 1/3 और 4 विच एवर इज हायर। हाँ, लिस्टेड कंपनी के केस में कर और अनलिस्टेड कंपनी के केस में शाबाश आर्टिकल्स में लिखा। तो उसी तरह जनरल मीटिंग का भी तो कोई कोरम होगा और वो डेफिनेटली वो भी हो सकता है 4 से ज्यादा हो। लेकिन कमीशन जब ऑर्डर करेगा ना मीटिंग कंडक्ट करने को, तो कमीशन की मर्जी है, वो चाहे तो 2% का कोरम करते, वो चाहे तो कहे 1% भी हुआ वो भी कोरम होगा। मर्जी है ना, कमीशन रेगुलेटर है ना। हालांकि सिंगल मेंबर कंपनी नहीं है, लेकिन अगर कमीशन ने कह दिया जितने भी वही कोरम होगा। और मीटिंग के अखराजात कौन पे करेगा? कंपनी, जो कि डायरेक्टर से रिकवर करवाए जाएंगे। डायरेक्टर से रिकवर करवाए जाएंगे। कुछ समझ आई? क्या स्टडी किया हमने? कौन कौन मीटिंग कॉल करवा सकता है? कॉल का मतलब ये रिक्वेस्ट कर सकता है। तो मीटिंग कॉल की जा, जनरल मीटिंग नॉर्मली कौन कॉल करता है? डायरेक्टर्स। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, जनरल मीटिंग इज कॉल्ड बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, प्लीज स्टेट एक्सेप्शंस टू दिस रूल।
मेंबर वाली बात आएगी, ये कमीशन वाली बात आएगी। फिर उसने एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि मेंबर्स ने रिक्वेजिशन सबमिट करवाई 1 जनवरी को कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाई जाए। डायरेक्टर्स ने 21 डेज में प्रोसीड नहीं किया। अब क्या करें? मेंबर्स कंडक्ट करवा सकते हैं मुझसे। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? हैरान होके क्यों देख रहे हैं? नहीं हुआ क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? फिर से बताइए। अगर ठहर जाए, अब मैं जरा 21 डेज है ना, अब आपने डेज भी काउंट करना है, डेज का भी ध्यान रखना है। 15 मार्च को मेंबर्स ने रिटर्न रिक्वेजिशन साइन करके 10% ने एजीएम कंडक्ट करवाने के लिए रिक्वेजिशन फाइल की। डायरेक्टर ने 21 डेज में प्रोसीड नहीं किया। अब क्या होगा? 90 डेज 15 मार्च से 24 ठीक किया पॉइंट? क्या 5 मार्च नहीं, मैंने बोला था एजीएम। मेंबर्स एजीएम कॉल कर ही नहीं सकते, एजीएम कॉल कर ही नहीं सकते, वो तो एजीएम कॉल कर सकते हैं। चलें कोई बात, इसीलिए मैं कहता हूँ टाइप ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ मीटिंग, इसका ध्यान रखा करें। चलिए ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। आज आपकी होम असाइनमेंट कोई नहीं है, अय्याशी करें आज, और ये याद कर लीजिएगा लेकिन, ठीक है? आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।